गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एचएससी के लिए। एचएससी में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में टोटल 10 चैप्टर्स है। 10 में से आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट था। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर कंपनीज थी, मतलब जो कंपनी के ओनर है वो सिंगल ओनर था, उसके साथ कोई और नहीं था। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो अकेला बेयर करता था, अकेला ही सब कुछ एडजस्ट कर लेता था। इसके लिए वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये 3 अकाउंट्स निकाले थे। अभी फाइनल अकाउंट्स में नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्टनरशिप, मतलब 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ आके कोई भी कंपनी फॉर्म करते हैं और उसमें से जो कुछ पैसा मिलता है एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस बेयर करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स बनने जाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर वर्क करता है, जिसका सेक्शन 4 है। ये जो पार्टनरशिप है उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जो भी हमारा बिजनेस है, मतलब जो भी 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग एक साथ आके कोई तो भी एक काम करते हैं, जिसमें सारे लोग काम करेंगे या फिर कोई तो भी एक उसमें से काम करेगा और बाकी सब लोग एक साथ आके प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस में एक अग्रीमेंट बनता है। बेसिकली इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये रिटर्न में ही होना चाहिए, ओरल अग्रीमेंट भी चल जाता है, लेकिन कोई कंपनीज में कुछ डिस्प्यूट या केस चल रहा होगा तो इट इज कंपल्सरी कि वो रिटर्न में ही होना चाहिए। अग्रीमेंट जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। ये जो है या रिटर्न या ओरल अभी बताया था। उसके बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे वर्क करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे, जिसके रूल्स आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिए गए हैं। इसमें क्या क्या आता है? मतलब ये जो अग्रीमेंट बनता है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर जिसमें सारी चीजें कंपनी के रिलेटेड, पार्टनर्स के रिलेटेड वगैरह पोस्ट की जाती है। जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स के डिटेल्स, पार्टनर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स, फिर उसके अगर प्रॉफिट है तो किस हिसाब से शेयर होगा, लॉस है तो किस हिसाब से शेयर होगा, कैपिटल कौन कितना लाएगा, कंपनी बंद होगी तो कैसे चलेगी, फिर कोई सैलरी लेगा या कोई कमीशन लेगा। ये सारी चीजें जो कंपनी में पार्टनर्स एक साथ आके काम करेंगे तो उनके बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, वो सारे रिलेटेड चीजें वो या फिर वो कंटेंट पूरा हमारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होता है। प्रोविजंस फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस क्या है? मतलब हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 के अंडर में प्रोविजन है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अग्रीमेंट में अगर दिखाया होगा लाइक 60-40, 70-30 तो इट्स फाइन, उस हिसाब से जाएगा। नहीं, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, अग्रीमेंट वो मामले में पूरा साइलेंट है, तो 1:1 दैट इज इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि मैंने कंपनी से जो गुड्स है, कंपनी के जो गुड्स है वो पर्सनल यूज के लिए मैंने निकाल लिए है। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि वो ड्राइंग्स या फिर वो गुड्स में कब लेके गई, तो वो टाइम पे उस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 6 मंथ्स के हिसाब से ही लगेगा, 6 मंथ्स के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन लेते हैं कंपनी से। अभी मेरे को एज अ पार्टनर ऑफ अ कंपनी या फिर ओनर ऑफ द कंपनी मेरे को पैसों की जरूरत है। कंपनी में तो पैसा पड़ा है पर मैंने अभी तक पर्सनली मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो टाइम पे हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कंपनी से लोन लेंगे। अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स जब भी लोन लेते हैं तो 6% पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो। कैपिटल जो बिजनेस में लगने वाला पैसा है, एक्सपांशन के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस आगे लेके जाने के लिए जो पैसा लगता है वो होता है कैपिटल। फिर आता है सैलरीज और कमीशंस। जो भी सैलरी है, कमीशन है बिजनेस के रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल एज अ पार्टनर मैंने बोला कि मैं प्रॉफिट तो लूंगी पर उसके साथ मैं कंपनी से सैलरी भी लूंगी। सैलरी भी लूंगी मतलब मैंने अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को कुछ तो इनकम उसमें से जनरेट होना चाहिए।
उसके अलावा कमीशन, मतलब पर्टिकुलर मैंने कुछ सेल वगैरह किया होगा तो वो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी का जो प्रोडक्शन है, मैंने 10,000 यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस हुआ, उसमें से मैंने 1,000 यूनिट्स मैंने सेल करके दिए, तो वो 1,000 यूनिट्स पे जितने भी पैसे है उस पर एक सर्टेन कमीशन मिलेगा। फिर आता है एडमिशन टू न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स मतलब क्या कि जहाँ पे नया पार्टनर, अभी मैं ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैं और एक पर्सन एक बिजनेस में पार्टनर्स है, अभी मैंने बोला कि और एक बंदे को हम लोग एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम दोनों भी अग्री हो जाते हैं तो ही वो थर्ड पर्सन पार्टनर के नाम पे आ सकता है। अगर दोनों में से एक भी डिनाई करता है तो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अभी 11th स्टैंडर्ड में कैसा था कि आप लोग जो भी अकाउंट्स बनाते थे वो सोल प्रोप्राइटर था, तो पार्टनर्स ही नहीं थे तो उसका अकाउंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे पार्टनर्स आ गए तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आएगा। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब क्या कि पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनर्स खुद के लिए ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए चीजें लेके जाएंगे, सैलरी लेंगे, कमीशंस लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, तो ये जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड चीजें बिजनेस में होंगी उसका कुछ भी इफेक्ट हमारे कैपिटल पे नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग क्या, जो पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए उस सब का इफेक्ट कैपिटल पे हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वेल फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। अभी फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट अकाउंट। तो हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट जो है कैसे बनता है, तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस रहता है क्वेश्चन, उसके नीचे एडजस्टमेंट रहता है और ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने पार्टनर्स है उतने अमाउंट कॉलम बनते जाएंगे, दो पार्टनर्स तो दो, तीन हो तो तीन। फॉर मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड के लिए दो पार्टनर्स ही है, दो पार्टनर्स है तो दो अमाउंट कॉलम्स आ गए। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है वही यहाँ पे पोस्ट होगा। उसके बाद कोई भी एडिशनल एज अ पार्टनर मेरे को जाकर के भी बिजनेस एक्सपैंड करने की जरूरत है, बड़ा करने की जरूरत है, तो मेरे को पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा एज अ कैपिटल अगर मैं कंपनी में ला रही हूँ तो वो उसके साथ क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल मतलब वो पैसे में आया हुआ कैपिटल। नेक्स्ट आता है बाय असेट्स, मतलब अभी मेरे पास क्या है कि मेरे को कुछ असेट्स खरीदने हैं बिजनेस के लिए, पर वो असेट्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं या फिर ऑलरेडी मैंने कहीं से तो भी अरेंज किए हैं, तो वही मैं बिजनेस में यूज करूंगी, मैं नए नहीं लेने वाली। तो मैंने कैपिटल तो लाया बट पैसों के फॉर्म में नहीं लाया, इन द फॉर्म ऑफ काइंड लाया, तो उसको बोलते हैं बाय असेट्स। सो इसको क्लोज करेंगे, जैसे नॉर्मली लेजर्स हम लोग क्लोज करते हैं, नॉर्मली जब भी लेजर्स क्लोज होता है डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, जो डिफरेंस आता है वो हमारा होता है बैलेंस। सेम वे यहाँ पे भी दोनों अकाउंट्स क्लोज हो गए और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर बनता है करंट अकाउंट। एक ध्यान में रखना है, जहां पे पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है वो सारी चीजें क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। जैसे हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कैपिटल एज अ बिजनेस ओनर मैं वो पैसा बिजनेस में डाल रही हूँ तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को रिसीव हो रहा है, इसके लिए वो क्रेडिट में आ गया। सैलरी पार्टनर्स को मिल गया तो वो क्रेडिट में आ गया। कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो कंपनी को पूरे साल में काम करने के बाद जो प्रॉफिट मिला उसका शेयर भी पार्टनर्स को मिलेगा। वाइल डेबिट में क्या क्या आएगा, तो अगर कोई बैलेंस कैरी डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। एक पार्टनर का डेबिट, एक का क्रेडिट, दोनों का डेबिट, दोनों का क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ नो गारंटी सिचुएशन। उसके बाद उसके नीचे आएंगे ड्राइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए पैसे या फिर गुड्स लेके गए होंगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा तो वो, और अगर कंपनी को वो साल में लॉस हुआ होगा तो अगर प्रॉफिट अगर वो एंजॉय कर रहा है तो लॉस भी वो बेयर करने वाला है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस डेबिट माइनस क्रेडिट करके जैसे लेजर्स क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग अमाउंट अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो डेबिट में आ जाएगा, अगर डेबिट बड़ा होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग आता है, जैसे कैपिटल में हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, सॉरी कैरिड डाउन आया,
और यहाँ पे मुझे जो बैलेंस कैरिड डाउन आया, ये दोनों भी हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर याद होगा तो एक साइड होता है हमारा लाइबिलिटी और एक साइड होता है असेट्स। सो बैलेंस शीट में हम लोगों को एक इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। मतलब क्या कि लाइबिलिटी की साइड दो चीजें आती है, कैपिटल आता है और असेट आता है, सॉरी कैपिटल आता है और लाइबिलिटी आता है, और असेट में सिर्फ असेट्स आता है। पर जब भी वो क्लोज करेंगे, मतलब अगर ये दोनों की टोटल 10,000 है तो इसकी टोटल भी 10,000 ही आएगी। ये दोनों की टोटल, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों भी सेम रहेगा। तो लाइबिलिटी की साइड में हम लोग पहले डालते हैं हमेशा कैपिटल, मतलब जो बैलेंस क्रेडिट का बैलेंसिंग अमाउंट जो हमारी कैपिटल अकाउंट की थी वो पोस्ट होगी, उसके नीचे हमारा करंट अकाउंट आएगा और उसके जो यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट आएंगे वो आएंगे। उसके बाद बाकी सारी लाइबिलिटीज हम लोग पोस्ट करेंगे। सो फॉर्मेट में क्या क्या लाइबिलिटीज एंड असेट्स आते हैं वो तो बाद में हम लोग देखने ही वाले हैं अभी आगे। अभी नेक्स्ट प्रोफॉर्मा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। जब दोनों को मर्ज कर दो फ्लक्चुएटिंग में, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं करना है। फिक्स्ड अकाउंट में क्या किया, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल डाली, करंट अकाउंट में पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है वो डाल दिए। फ्लक्चुएटिंग में वो दोनों को मर्ज करते हैं, बस उतना ही है। और इसमें फ्लक्चुएटिंग जब भी बनता है तो उसमें करंट अकाउंट के इन्फॉर्मेशन, मतलब करंट अकाउंट ही नहीं होता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल आएगा। सो ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हमारा कैपिटल है। उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल आया, उसके बाद हमारे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा, सैलरीज पार्टनर्स को मिला, कमीशन मिला, और जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जो प्रॉफिट हुआ वो, उतनी सारी चीजें ऐड होंगी। क्रेडिट डेबिट साइड में सेम बैलेंस कुछ रहा तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो लॉस हुआ तो वो, और वापस लेजर्स क्लोज कर दो, या तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा या तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तो लाइबिलिटी के कैपिटल साइड में पोस्ट हो जाएगा लाइबिलिटीज में। अभी हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो बेसिकली क्या क्या बनता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ये तीनों के परफॉर्मेंस अभी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी तुम लोग सम शुरू करो, फाइनल अकाउंट्स का ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ जो कंपनी रहेगी उसका नाम, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर एंड है उसका डेट, उसके बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली काफ़ी लोगों को मालूम होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है वो आती है। जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया, लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल्स बचा हुआ है, रिटर्न्स हो गया, कुछ सेल कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक है, या फिर जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको वेजेस पे ऑफ कर दिए। तो ऐसे सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। जैसे कि देखो, डेबिट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट, वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री रेंट, वर्क मैनेजर और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो क्लोजिंग है, मतलब सिंपल में है जो फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो सारा यहाँ पे आता है। इसमें अगर नोटिस करोगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेस और रिटर्न्स हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, कंपलसरी। जो नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के लिए जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है उसमें कुछ कंपल्शन नहीं है कि क्या पहले आना है क्या दूसरा आना है, बट एक चीज मतलब जो कंपलसरी कहीं भी जो आपको करना ही है वो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का ओपनिंग, परचेस और रिटर्न्स। ये हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, ये ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है, ये हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स हमेशा स्टार्टिंग में आएंगे, रिटर्न स्टार्ट में आएगा और एंड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये चीजें कभी भी चेंज नहीं होने वाली। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा फैक्ट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है। नॉर्मली डेबिट में मतलब यहाँ पे जो भी डेबिट में क्या आएंगे, सारे हमारे एक्सपेंसेस आएंगे। क्रेडिट में जो भी हमें रिसीव होता है वो आएगा, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के हिसाब से हम लोग देखे जाए तो गुड्स मेरे पास से जो जा रहा है वो आ जाएंगे। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जो भी खर्चा है वो, मतलब वेजेस दे दिए, सैलरीज दे दिए, रॉयल्टीज दे दिए, सारे खर्चे आ गए।
क्रेडिट में सेल कर दिया, सेल रिटर्न हो गया, या फिर गुड्स लॉस्ट हो गए। सिंपल में क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्या आएगा, जो गुड्स मेरे पास से जा रहे हैं वही आएंगे, जो आ रहा है वो कुछ नहीं, जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट। उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए वापस डेबिट माइनस क्रेडिट कॉन्सेप्ट आएगा। अगर डेबिट में आया तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। आगे जाके यही चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे सारे इनकम एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट वापस यहाँ पे एक बार हम लोगों ने जब भी सम शुरू किया वहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वैसे यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, डेट डाल देनी है सर। वापस डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को भी मार्क्स है तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ग्रॉस लॉस होगा तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगा। आगे अभी हमारे पास टोटल 3 टाइप के ओवरहेड्स रहते हैं। एक होता है फैक्ट्री, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री के रिलेटेड तो सारी की सारी चीजें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, तो बचा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। मतलब सेल्स और ऑफिस के रिलेटेड जो भी खर्चे, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस रहेंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। जैसे कि देखो सैलरी आ गया, रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, टेलीफोन आ गया, प्रिंटिंग आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारे जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जो सालों साल चलने वाले असेट्स होते हैं, वो असेट्स पे कोई भी टाइप का मतलब यूज कर करके उसकी वैल्यू जैसे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ले लो, मैंने मोबाइल अभी 20,000 रुपीज के लिए खरीदा, वही मोबाइल 2 साल के बाद 20,000 रुपए में सेल नहीं होगा, कम वैल्यू में होगा, तो वो जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऑडिट फीस, कन्वेंस, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि मैंने किसी को तो भी उधारी पे कुछ सेल कर दिए, अभी वो पैसा मेरे को रिसीव नहीं होने वाला है, वो लॉस है, वो नुकसान है मेरा, वो मिलने नहीं वाला है, तो वो हो गया बैड डेब्ट्स। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस। अभी क्रेडिट साइड में जो भी रिसीव होता है, इतना ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी इनकम नहीं जाता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आते हैं। सो जो भी इनकम आएगा पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो। जो देखो कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, सारे इनकम आ गए, क्लोज कर दो। जैसे लेजर्स करते हैं, डेबिट में आया तो नेट, मतलब डेबिट साइड छोटी आई तो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड छोटी आई तो नेट लॉस है। रीजन क्या है, तो डेबिट में हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में हमारे सारे इनकम्स आते हैं। अगर मैं इनकम ज्यादा है तो मेरे को प्रॉफिट है, इसके लिए मेरा प्रॉफिट ये साइड आया। अगर क्रेडिट अगर डेबिट ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा, मेरा लॉस है तो लॉस ये साइड आया। नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में जब भी आप लोग अकाउंट्स क्लोज करते थे तो वो टाइम पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट डाल देते थे, क्योंकि वहां पे कोई पार्टनर्स नहीं होते थे। यहाँ पे पार्टनर्स होने की वजह से जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रेशियो के हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1:1:1 बोला है तो 10,000 का प्रॉफिट है तो तीनों पार्टनर्स में 1:1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। ध्यान में रखना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारे फॉर्मेट्स है, सॉरी अकाउंट्स है, और बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट है। इसके लिए बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट रहेगी वो आएगा। एक साइड लाइबिलिटी आता है, एक साइड असेट्स आता है, इसमें डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल में। इसमें हमारा जो भी कंपनी का कैपिटल रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पोस्ट करना है। उसमें हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग्स मतलब पर्सनल जो चीजों के लिए, गुड्स के लिए जो पैसे लेके गए या गुड्स लेके गए वो। उसके बाद नेट लॉस रहा तो वो लेस कर देंगे। जितने पार्टनर्स है उतनी बार ये स्टेप रिपीट होता जाएगा। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पोस्ट होता है, मतलब उसकी बैलेंसिंग अमाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने नहीं बनाया है तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग आगे जाके सम सॉल्व करने वाले, उसमें आपको समझ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड के हिसाब से जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो यहाँ पे पोस्ट होगा।
उसके बाद रिजर्व्स मतलब इमरजेंसी के लिए वगैरह जो पैसा हम लोग बाजू में रख देते हैं, मतलब मैंने 10 लाख रुपीज एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया, फिर उसमें से 1 या 2 लाख रुपीज मैंने बाजू में रख दिया कि कल अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं वो पैसा इमरजेंसी के लिए यूज कर लूंगी। उसके बाद जो भी मेरा पीएफ वगैरह कटता है, प्रोविडेंट फंड, बिल्स पेबल, अच्छा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, गुडविल, ओके यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं, अच्छा नहीं लिखा है। सो मैं यहाँ पे एक डाल देती हूँ, बिल्स रिसीवेबल हम लोग एक डाल देंगे यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल, ये भी मेरा असेट है। ये चारों का एक दूसरे से कनेक्शन है, मतलब दोनों का, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स एंड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। तो पहला आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। सो क्रेडिटर्स क्या रहता है कि जिसको, मतलब नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है, जो कंपनी को आगे जाके वो पैसा रिटर्न करना होता है, मतलब कंपनी एज अ लोन वगैरह कुछ लेती है, या फिर एक मराठी वर्ड में देणगी जो रहता है वो पूरा लाइबिलिटी साइड में आता है, और जो हक का रहता है वो पूरा का पूरा असेट में आ जाता है। सो क्रेडिटर्स मतलब क्या कि मैंने किसी से तो भी उधारी पे गुड्स खरीदे हैं, रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको फ्यूचर में पैसा देना है, तो वो हो गया मेरा क्रेडिटर्स। जब वो टाइम आएगा कि मेरे को ये पे ऑफ करने वाले, तो वो क्रेडिटर्स में से वो पैसा निकाल के बिल्स पेबल में आएगा, मतलब उसके बिल बन चुके हैं, उसको पे करना है, तो वो हो गया बिल्स पेबल। अभी फॉर एग्जाम्पल ले लो कि 10,000 का बिल था, मतलब 10,000 का उधारी था, मैंने बोला अभी 6,000 रुपीज दे रहे, तो 6,000 रुपीज का बिल बना, तो ये क्रेडिटर्स जो 10,000 थे उसमें से मैंने 6,000 रुपीज हटा दिया, क्योंकि उसका बिल बन रहा है, मतलब वो पे ऑफ होने वाला है। सो क्रेडिटर्स कितने हुआ? 4,000। बिल बना है तो बिल्स पेबल में आ जाएगा वो 6,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो मैंने वो पे ऑफ ही नहीं किया, तो वापस उल्टा हो जाएगा, मतलब वापस क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, बिल्स पेबल में माइनस हो जाएगा। सेम गोज विद द डेटर्स। डेटर्स में क्या होता है कि हम लोग उधारी पे सेल करते हैं, अगर उधारी पे सेल करते हैं तो मेरे को बिल्स रिसीव होने वाला है, तो पहले उधारी पे सेल होगा, इसके लिए डेटर्स में डाल दिया, उसका बिल बन गया तो उसमें से हटा के मैंने बिल्स रिसीवेबल में डाल दिया, ठीक है। अगर वो पे ऑफ नहीं हुआ या फिर रिसीव नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वापस बिल्स रिसीवेबल से माइनस करके डेटर्स में ऐड हो जाएगा। सो डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये चारों मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक है जो सेल पे आता है, एक है जो परचेज पे आता है। फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जिसका पेमेंट करना बाकी है, जिसका पेमेंट करना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब मैंने इनकम रिसीव तो किया, एडवांस में किया। एडवांस मतलब जैसे प्रीपेड पोस्टपेड हम लोग करते हैं, मोबाइल के बिल्स वगैरह, मैं पहले रिचार्ज करती हूँ फिर यूज करती हूँ, दैट इज प्रीपेड। मैंने पहले यूज कर लिया फिर मैं खर्चा पे कर रही हूँ, दैट इज पोस्टपेड। सो मैंने किसी तो चीज का इनकम मेरे को ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। फिर आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन इज व्हाट की पर्टिकुलर, हाँ मैंने, इट इज टाइप ऑफ रिजर्व, बट रिजर्व क्या रहता है कि कोई भी इमरजेंसी में हम लोग वो यूज कर सकते हैं। वही प्रोविजंस क्या रहता है कि आई विल कीप द मनी पर्टिकुलरली, मेरे को पता है कि बाबा एक पर्टिकुलर फ्यू मंथ्स के बाद मेरे को XYZ खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए मैं अभी से पैसा बाजू में रख रही हूँ, दैट इज अ प्रोविजंस। उसके बाद आते हैं असेट साइड। असेट में दो पार्ट आते हैं, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट एंड नॉन करंट बोल सकते हैं, करंट असेट करंट लाइबिलिटी नहीं बोलते, करंट एंड नॉन करंट। सो करंट का मतलब होता है, लाइबिलिटी में भी करंट नॉन करंट होता है, इसमें भी होता है। सो करंट मतलब क्या, जो चीजें 1 ईयर के अंदर खत्म होने वाली है, दैट इज करंट। जो चीजें सालों साल चलेगी दैट इज नॉन करंट, मतलब हमारा फिक्स्ड असेट हो गया, या फिर फिक्स्ड असेट हो गया जिसमें टैंजिबल इंटैंजिबल असेट्स हमारे इंक्लूड होता है। सो टैंजिबल इंटैंजिबल का मतलब भी बता देती हूँ। टैंजिबल होता है जो मैं देख सकती हूँ, हाथ लगा सकती हूँ, प्रॉपर असेट्स, मतलब गाड़ी वगैरह हो जाए। इंटैंजिबल का मतलब होता है कि मैं देख नहीं सकती बट मैं वो फील कर सकती हूँ, दैट इज अ इंटैंजिबल असेट्स। तो असेट्स में पहला आता है गुडविल। गुडविल मतलब क्या, कंपनी का रेपुटेशन होता है। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में से हमारे ड्राइंग्स माइनस होते हैं, ड्राइंग्स नहीं वो डेप्रिसिएशन है।
डेप्रीसिएशन है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल का कि मोबाइल यूज कर करके उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू जब कम होती है, वो जो कम हुई वैल्यू है वो डेप्रीसिएशन हो जाती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लाइबिलिटीज में प्रीपेड इनकम डाले थे, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है कि जो इनकम मेरे को रिसीव होना बाकी है, जो एक्सपेंस एक्सपेंस पे करना बाकी था वो लाइबिलिटी में था, जो इनकम है वो असेट में आ गया। उसके बाद आते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। नॉर्मली लाइबिलिटी में लोन्स एंड एडवांसेस जाते हैं, पर वो कौन से रहते हैं जिनसे मैंने लोन लिया है। और इधर असेट में कौन से लोन्स एंड एडवांसेस जाएंगे, जो मेरे को मैंने किसी को लोन दिया है वो आते हैं। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो भी स्टॉक बचा होता है वो। फिर आते हैं सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का ये नीचे का पार्ट जो है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। एडजस्टमेंट्स नीचे हम लोग देखेंगे, वहां पे मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सन्डी डेटर्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस क्लेम। मैंने इंश्योरेंस लिया है और मेरे फैक्ट्री में आग लग गई और मैंने इंश्योरेंस अप्लाई किया तो और मेरे को उसका क्लेम मिल गया, तो वो यहाँ पे आ जाता है। और जो भी मेरे पास हाथ में कैश बचा है या बैंक में पैसा है उसकी इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला था हमारा जो इक्वेशन था लाइबिलिटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स, मतलब यहाँ पे 10,000 होगा तो यहाँ पे भी 10,000 ही होगा। वैसे ये दोनों अमाउंट्स भी टोटल की सेम होगी। अगर दोनों अमाउंट्स आपके सेम आए तो आपका आंसर करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एडजस्टमेंट। एक ध्यान में रखना, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, मिनिमम 2 इफेक्ट्स। अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है, मतलब मैक्सिमम आपको कैसे एडजस्टमेंट रहेगा कि एक का इफेक्ट अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में आया तो दूसरे का असेट्स या लाइबिलिटीज में आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी है जिसका दोनों भी इफेक्ट एक ही साइड, मतलब असेट ही आया है। सो इट इज नॉट एवरी टाइम हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर एडजस्टमेंट है तो एक इधर आया तो दूसरा अपोजिट साइड ही आने वाला है, मतलब दूसरे अकाउंट में आएगा। दोनों एक अकाउंट में भी आ सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग में भी आ सकते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में पहला है नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ऊपर जो देखा था, मतलब पहला इफेक्ट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, जो फॉर्मेट्स देखे उस हिसाब से पढ़ चुके, दूसरा बस देखना है। सो पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडजस्टमेंट में अगर दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में तो पता ही है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा हमारे असेट में, क्योंकि वो हमारा हक का है जब तक वो सेल आउट नहीं होता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो मेरे को फ्यूचर में करना है। अगर करना है तो खर्चा तो बड़ा है तो ऐड करना पड़ेगा। खर्चे हमारे या तो ट्रेडिंग में आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं डेबिट साइड में। जैसे ट्रेडिंग में सारे फैक्ट्री के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग के रिलेटेड सारे P&L में आ जाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो जाएगा। और खर्चा मतलब पे करना है, मतलब फ्यूचर में, मतलब मेरी लाइबिलिटी है तो दूसरा इफेक्ट मेरा लाइबिलिटी में आ जाएगा। फिर आता है इनकम रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, मतलब इनकम अभी एक्सपेंसेस था तो डेबिट में ऐड होगा क्योंकि वो ज्यादा है। वैसे ही इनकम भी ज्यादा बढ़ने वाला है तो वो भी क्या होगा, ऐड होगा, पर क्रेडिट में होगा क्योंकि हमारे सारे इनकम्स क्रेडिट में होते हैं। और यहाँ पे इनकम रिसीवेबल मोस्ट ऑफ P&L में आता है, ट्रेडिंग में आता नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग इनकम कोई पोस्ट नहीं करते। दूसरा इफेक्ट इसका आता है असेट में, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटी है तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब एडवांस में मैंने पे ऑफ कर दिया, तो एडवांस में पे किया मतलब कल का खर्चा कम हुआ, इसके लिए वो ट्रेडिंग है P&L जिसका भी खर्चा रहेगा डेबिट साइड का उसमें से वो माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे जाके मेरे को खर्चा नहीं करना है। दूसरा इफेक्ट उसका आ जाएगा असेट में। सेम इनकम रिसीवेबल इन एडवांस, अभी मेरे को एक्सपेंस था तो उस हिसाब से रहा, अभी इनकम होगा तो वापस माइनस तो करना ही है। जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस हो प्लस करते हैं, वैसे ही ये हम लोगों को माइनस करना ही है, तो दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि मैंने मोबाइल खरीदा है, और मोबाइल मैंने जब भी खरीदा मैंने 20,000 रुपीज का खरीदा। आफ्टर 2 years वो 20,000 में सेल नहीं होने वाला, कम वैल्यू में सेल होगा, तो जिस वैल्यू में वो सेल आउट होगा, मतलब जो सेल आउट होगा और माइनस जो ओरिजिनली उसका कॉस्ट था, जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा नॉट एग्जैक्टली सेल, जो वैल्यू उस टाइम पे जो मार्केट में उसका वैल्यू रहेगा वो
और जो ओरिजिनली मैंने परचेस किया वो, दोनों को डिफरेंस, दोनों का जब डिफरेंस निकलेगा तो वो मेरा हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगेन एक टाइप का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। और दूसरा इफेक्ट जिस असेट पे लगता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन। मतलब ऐसा इंटरेस्ट, मतलब मैंने कहीं तो भी इन्वेस्ट किया होगा या फिर मैंने किसी को लोन दे दिया होगा तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम है, इनकम है तो सारे के सारे इनकम फाइनल अकाउंट्स के कहा जाएंगे पीएनएल के क्रेडिट में। सो यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट इनकम है, मतलब हक का पैसा आया है, हक का पैसा आया तो एसेट में भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब आग लगी फैक्ट्री में और उसके वजह से मेरे जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय गए। नॉट ओनली आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए जिसके से कुछ डैमेज हुए हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड होगा वो पोस्ट होगा। अभी ये जो भी गुड्स जाएंगे, जो आएगा वो डेबिट, तो जाएगा वो क्रेडिट। सो यहाँ से कुछ जा रहे, डिस्ट्रॉय भी हो रहे, कुछ भी हो रहे, डजंट मैटर, जा रहे हैं ना, खत्म। तो ये कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की जो पूरी अमाउंट है। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं इसको। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे 10,000 रुपीज के गुड्स है जो जिसको आग लगी तो ये आ जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, अभी इस पे मैंने इंश्योरेंस लगाया था, इंश्योरेंस तो था मेरे पास, तो मैंने क्लेम कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम 10,000 तो नहीं पर 6,000 दे देंगे। मतलब 6,000 तो रिसीव हो गए मेरे को, 6,000 मेरा हक का पैसा तो आ गया। तो ये मेरा हो गया कैश और बैंक, मतलब जो मेरा असेट, सॉरी नॉट कैश और बैंक, इंश्योरेंस रिसीवेबल हो गया जो मेरा असेट में इफेक्ट करेगा। सो मेरे 10,000 का लॉस था, 6,000 तो मिल गया, तो बचा कितना, 4,000। तो 4,000 अभी भी मेरा लॉस में है, तो ये मेरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, देखो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आ गया इंश्योरेंस क्लेम असेट में। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स। सो सेम रहेगा जैसे इंश्योर्ड गुड्स का था, बस यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए असेट का इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 10,000 का नुकसान है तो 10 का 10,000 ही नुकसान रहने वाला है, इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देने वाले। सो एक आता है गुड्स जा रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्योंकि वो लॉस है। नेक्स्ट आते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। अभी क्रेडिट सेल है, सेल उधारी पे किया मतलब वो डेटर्स हो गया, मतलब क्रेडिट सेल है तो डेटर्स पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो पहली बात, सेल में, सेल्स कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ट्रेडिंग में जो पैसा, जो भी गुड्स आते हैं वो डेबिट, जो जाते हैं वो क्रेडिट। सो मेरा अनरिकॉर्डेड सेल्स कहा चला गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरी बात, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब उधारी है, उधारी है तो मेरा डेटर्स है, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है तो असेट में ऐड हो गया। सेम गोज विद द क्रेडिट परचेस, परचेस मतलब गुड्स आया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। दूसरा मेरे को फ्यूचर में उसका पैसा देना है क्योंकि उधारी है तो वो हो गया क्रेडिटर्स, सो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में ऐड। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने बोला था कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे भी रहेंगे जिसको दोनों जिसका इफेक्ट हमारा दोनों एक ही साइड आएगा, मतलब असेट का भी एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया। सो उसमें क्या बोला, बिल डिसऑनर्ड। बिल्स अभी नॉर्मली मैंने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो कनेक्शन है वो तो आपको बता दिया था, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 15,000 रुपीज का बिल था, ठीक है। टोटल मेरा बिल्स रिसीवेबल है 20,000, डेटर्स है 40,000, ठीक है। मैंने एक एडजस्टमेंट ले लिया या फिर एक एग्जांपल ले लिया कि 10,000 रुपीज का 15,000 रुपीज का बिल बना है पर वो डिसऑनर्ड हो गया। बिल रिसीव होने वाला था लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब ऑलरेडी बिल रिसीव होने वाला था। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको ये कर दिया, माइनस किया होगा। फॉर एग्जांपल ले लो, अभी से माइनस नहीं करेंगे। मतलब 15,000 रुपीज का बिल बना है और 15,000 रुपीज का अगर बिल बना है तो वो मेरे को रिसीव होने वाला है। तो रिसीव होगा तो मैं क्या करूंगी, डेटर्स में से माइनस, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी अपना बिल्स रिसीवेबल में, क्योंकि वो डेटर्स का पैसा बिल से रिसीव होने वाला था। अभी क्या हुआ
कि वो अभी नहीं मिलने वाला, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या, कैंसिल। कैंसिल हो गया तो वापस मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को बिल्स मिलने वाले हैं क्या, नहीं, हटा दो। बच्चे कितने, 5000 और 40,000 का डेटर्स था। ऑलरेडी ये 15,000 मेरे को रिसीव होने वाला था, इसके लिए हटा दिया था। अभी वो अभी मिलने वाले क्या, नहीं तो वापस डेटर्स में ऐड कर दो 15,000। सो क्या हो गया, इसका इफेक्ट क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में ऐड हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यू बैड डेब्ट्स। ये एडजस्टमेंट लास्ट में देखेंगे। गुड्स टेकन फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मैंने कोई तो गुड्स परचेस किए हैं, सॉरी परचेस नहीं, पर्सनल यूज के लिए मैंने गुड्स वो मैं लेके गई हूँ। अगर मैं गुड्स लेके जा रही हूँ वापस, ट्रेडिंग में जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। सो मैंने अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स लिए हैं वो ऑटोमेटिकली कहा जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर लेके जाएगा। ऑब्वियसली पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स है तो पार्टनर्स के रिलेटेड है, तो या तो वो कैपिटल पे इफेक्ट करेगा या तो करंट अकाउंट में इफेक्ट करेगा। जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट देखे हैं, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने नहीं भी बनाया होगा, कौन सी सिचुएशन में नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सम्स के पैटर्न में पढ़ेंगी। तो जो भी अगर बैलेंस शीट, अगर हमने करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया होगा तो हम लोग वो बैलेंस शीट में अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेके जाता है या गुड्स लेके जाता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो कंपनी को वो रिसीव होगा ना, एज अ पार्टनर, एज अ ओनर मैंने ये पेन जो है वो कंपनी से लेके गई, इस पे अभी मेरे को इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट चार्ज होगा, किसको मिलने वाला है, बिजनेस को। हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि एक बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दोनों अलग है। तो अगर बिजनेस पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जा रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब वो कंपनी को देने वाला है, तो कंपनी को इनकम है, इसके लिए पीएनएल के क्रेडिट में आया। दूसरा इफेक्ट वापस कैपिटल, करंट अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। डिपेंड करता है अगर आपने कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया होगा तो उस हिसाब से, नहीं तो डायरेक्टली बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अब अगर मैंने लोन लिया है, अभी लोन जब भी देते हैं तभी वो असेट इफेक्ट करता है। अभी मैंने लोन लिया है मतलब रिसीव, मेरे को पैसा देना है फ्यूचर में, तो एक इफेक्ट तो लाइबिलिटी में आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा पीएनएल के डेबिट में। क्यों, सिर्फ लोन रहता तो लाइबिलिटी में ही आ जाता, खत्म हो जाता। अभी इंटरेस्ट बोला, मतलब मैंने अगर 10,000 का किसी से लोन लिया, उसको मेरे को पे ऑफ करना है और उस पर मेरे को इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 1,000 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। लोन जो है वो लाइबिलिटी है, पर इनका और जो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो मेरा एक्सपेंसेस है। सो इंटरेस्ट मेरा क्या आएगा, पीएनएल के डेबिट में आएगा और लाइबिलिटी में आएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन टेकन, मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स और लोन पे मैंने मिला है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, मतलब मैंने कहीं तो भी इन्वेस्ट किया, किसी को तो भी लोन दे दिया, उन्होंने मेरे को उस पर इंटरेस्ट दिया या फिर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। जब इंटरेस्ट देना पड़ता है तो डेबिट में, तो मैं जो रिसीव होगा वो क्रेडिट में। लाइबिलिटी, जब लोन लिया था तभी इंटरेस्ट लगा तो वो हो गया लाइबिलिटी में, तो अभी लोन दिया है तो वो अफेक्ट करेगा असेट में। सो बेसिकली ये हो गए हमारे हिडन एडजस्टमेंट, ये हो गए हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हमारे ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए जाते हैं। अभी कभी कभी क्वेश्चन में है ना, अगर ट्रायल बैलेंस में अगर आप नोटिस करो, आप आपके टेक्स्ट बुक्स भी खोल के देख लोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना मशीनरी ब्रैकेट में दिया रहेगा, परचेस ऑन सो एंड सो, फिर एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में लिखा होगा 2 और 4 years, या फिर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसी चीजें तुम लोगों को दी जाती है ट्रायल बैलेंस में, उसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। सो हिडन एडजस्टमेंट में पहला आता है सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 months। नॉर्मली हमारे फाइनेंशियल ईयर 12 months का रहता है। सो 12 में से 10 months का मैंने पे ऑफ किया, मतलब 2 months बाकी है। सो 2 months बाकी है, मतलब वो हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग। तो वो आउटस्टैंडिंग है, तो नॉर्मली जो हमारे एडजस्टमेंट्स के जो इफेक्ट रहते हैं वही यहाँ पे आने वाले, सिर्फ एडजस्टमेंट समझो। देखो आउटस्टैंडिंग 2 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा तो 2 months का आउटस्टैंडिंग कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग जहाँ कहाँ रहेगा, अगर वो फैक्ट्री का रहा तो ट्रेडिंग में, अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो जिसका है उधर ऐड हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट पे ऑफ करना, इसके लिए लाइबिलिटी है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 years। हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 months का अप्रैल टू मार्च रहता है, और एवरी फाइनल अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ हमारे 12 months की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। उसके बाद की और पहले की जो रहेगी वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के नाम पे चली जाती है।
सो जो ओरिजिनली एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ 1 ईयर का है, टोटल मैंने 4 इयर्स का भरा, मतलब ये जो 3 इयर्स एक्स्ट्रा है ये 3 इयर्स मेरे क्या हो गए, प्रीपेड हो गए। तो प्रीपेड नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया था, लेस किया था, सो यहाँ पे भी लेस होगा, दूसरा इफेक्ट असेट में चला जाएगा, जो पहले भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स देखे थे सेम वे है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। 11 मंथ्स के लिए मैंने रेंट रिसीव किया, मतलब 1 मंथ का बाकी है, मेरे को 1 मंथ का रिसीव होना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्रेडिट में ऐड होगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा इफेक्ट हमारा असेट पे जाएगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अभी जब भी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इस पे तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, बट अगर ठीक से नोटिस करोगे तो यहाँ पे 10% बोला है, मतलब कोई भी नाम के आगे अगर कोई परसेंटेज दिया जाएगा तो उतना उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड चार्ज होता है। मतलब कंपनी ने एज अ कंपनी ओनर मैंने क्या किया, मेरे कंपनी के कुछ पैसे बॉन्ड्स में लगा दिए, उस पर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में पोस्ट होगा। दूसरा इफेक्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब हक के पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब वो मेरा असेट था, इसके लिए असेट में भी ऐड होगा। अभी एक एडजस्टमेंट मैंने होल्ड पे रखी है, ये है न्यू बैड डेब्ट्स की, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एक इफेक्ट देगा जो डेबिट साइड का ही है, ये पूरा मैं डेबिट साइड लिख रही हूँ, इसमें क्रेडिट साइड नहीं दिखा रही हूँ। सो डेबिट में हमारा आता है बैड डेब्ट्स सपोज है वो 1000 रुपीज, ठीक है। और मेरा असेट का साइड यहाँ पे लिखती हूँ मैं, असेट है मेरा डेटर्स 40,000 रुपीज, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है वो हमारे होते हैं ओल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब वो ओल्ड है, और जो एडजस्टमेंट में हुआ वो न्यू इन्फॉर्मेशन। जो ओल्ड होगा वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एक ही इफेक्ट करता है, और जो एडजस्टमेंट में होगा वो न्यू है तो उसके 2 इफेक्ट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज मेरे को बैड डेब्ट्स भी दिया है और आरडीडी भी दिया है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो आरडीडी है यहाँ पे डाल दूंगी 500 रुपीज, माइनस होगा, ठीक है। अब भी एडजस्टमेंट है, डेटर्स के रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट हो वो सारे सॉल्व करने के बाद हमेशा ये वाले एडजस्टमेंट एवरी टाइम, भले कुछ दिया हो ना हो, ये एडजस्टमेंट एवरी टाइम लास्ट में सॉल्व करनी है। सो अभी उन्होंने बोला कि राइट ऑफ करो 1000 रुपीज, सो लेस रिटर्न ऑफ 1000 रुपीज एज अ बैड डेब्ट्स, ठीक है। या फिर उसको अगर रिटर्न ऑफ बोल भी सकते हैं या फिर न्यू बैड डेब्ट्स बोला तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला राइट ऑफ करना एज अ बैड डेब्ट्स। सो 40 में से 1000 गया तो बचा कितना, 39,000। उसके नीचे उन्होंने बोला कि उस पे लगा दो आरडीडी 5% का, आरडीडी 10% का, ठीक है, इतना आरडीडी लगा दो, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लगा दो। जो एडजस्टमेंट में है तो उसका इफेक्ट है, तो पहला मैंने न्यू बैड डेब्ट्स लेस किया क्योंकि वो अभी नुकसान है, तो राइट ऑफ करना है, कैंसिल करना है, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला है, और दूसरा रिजर्व्स है तो वो बाजू में निकालना है, तो उसका 10% है, दैट इज 3900। सो ये 2 अमाउंट्स इधर से माइनस हो गए, जो एडजस्टमेंट के ये 2 अमाउंट्स यहाँ पे माइनस होते हैं, वही 2 एडजस्टमेंट्स के अमाउंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मतलब न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, दैट इज 1000 और 3900। बस ये सबको एडलेस करके फाइनल अमाउंट जो आउटर कॉलम में आएगा, और इसका एडलेस करके अमाउंट बाहर आ जाएगा। जो ये एडजस्टमेंट दी है यहाँ पे अगर देखोगे तो, एक मिनट नीचे देखो, ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, डेटर्स, एड बिल्स रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर एड न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, वही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दी। होप आपको सारी चीजें आज की कवर हो चुकी होगी। कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इन केस आपको कोई डेटर्स या बैड डेप्स पे कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब शॉर्ट रील या शॉर्ट वीडियो में, तो भी आप बता दीजिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।